अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे रैंक, रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम रैंक को डिस्कस करते हैं कि हम कोई भी हमें मैट्रिक्स दे दिया जाए तो हम उसकी रैंक कैसे फाइंड करते हैं। अभी हमारे पास है 3x3 का मैट्रिक्स, यानी कि इसका ऑर्डर जो है हमारे पास 3x3 है, यानी कि इसमें 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है। जो भी मैट्रिक्स हो, जिस फॉर्म का मर्जी मैट्रिक्स, उसे एक ही तरीके से उसकी रैंक फाइंड की जा सकती है। इस मैट्रिक्स का बताऊंगी, बाकी सब मैट्रिसेस की भी इसी तरह से ही रैंक फाइंड हो जाएगी। ठीक हो गया। रैंक फाइंड करने के सबसे पहले आपको इस चीज़ का बताओ जी, ये जो होता है इसका मेन डायगोनल होता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है ये मेन डायगोनल है, या इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। ये जो हमारे पास है ये चीज़ और ये चीज़ डायगोनल होती है ना, इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं और मेन डायगोनल भी कहते हैं। और जो ये हमारे पास डायगोनल है ये वाला, इसे हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। रैंक फाइंड करने के लिए हम देखते हैं इस मेन डायगोनल को, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल को। इस प्रिंसिपल डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं इन्हें 1-1 होना ज़रूरी है। ये एंट्रीज को हमने 1-1 करना होता है। उसके अलावा इसकी जो नीचे वाली एंट्रीज होती है, इनके अलावा जो नीचे एंट्रीज आ जाती है हमारे पास, जो ये 3 हैं, इनको हमने 0 करना होता है। और इसकी ऊपर वाली जो 3 होती है इसको भी 0 करना होता है, मतलब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होता है। हमने मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होता है। हमारे पास होती है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म और एचेलॉन फॉर्म, दोनों में फ़र्क क्या है? एचेलॉन फॉर्म में क्या होता है, दोनों में पहले ये डायगोनल जो एंट्री होती है, मेन डायगोनल एंट्री, ये तो 1-1 सब में होती है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में भी और एचेलॉन फॉर्म में भी। अब एचेलॉन फॉर्म में क्या होता है कि सिर्फ इसके नीचे वाली एंट्रीज को 0 करते हैं, लेकिन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में इसकी जो ऊपर वाली एंट्रीज होती है उन्हें भी 0 बनाना होता है। मतलब एचेलॉन फॉर्म में नीचे वाली अगर रिड्यूस बढ़ गया, रिड्यूस मतलब बढ़ा देना, ज़्यादा कर देना, मतलब इसकी ऊपर वाली एंट्रीज जो उन्हें भी 0 कर देना। दोनों में फ़र्क क्या है? एचेलॉन फॉर्म जो है उसमें सिर्फ नीचे वाली एंट्रीज को 0 बनाना है, और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जो है उसमें ऊपर वाली एंट्रीज जो है, मेन डायगोनल की ऊपर वाली एंट्रीज जो है, उन्हें भी हमने 0 बनाना होता है। रैंक में ये क्या करेंगे, हम इसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद लास्ट में जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसमें देखेंगे कि नॉन जीरो रोज कितनी है। जितनी नॉन जीरो रोज होगी उतनी ही इस मैट्रिक्स की रैंक होगी। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। उसके लिए क्या है, यहाँ पे 1-1 होना चाहिए। पहले एक रो को करेंगे, फिर दूसरी रो को, फिर तीसरी रो को करेंगे। हम पहले हम ये फर्स्ट रो को ले लेते हैं। यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे पहले से ही 1 मौजूद है। तो क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके नीचे वाली जो 2 रोज़ हैं वहाँ पे हम 0-0 बनाएंगे। यहाँ 0 बनाना है। 0 कैसे बनाना है, हमने इसको अंडर रखते हुए बनाना है। यहाँ पे 1 रहे, इस तरह से बनाना है। अब हमारे पास इधर 0 बनाना है, हम इसे लिखते हैं, सॉरी R2 है, हमने लिख दिया R2, मतलब सेकंड रो। R मतलब रो को बता रही है, सेकंड रो है, हमने R2 लिख दिया। ठीक हो गया। अगर इसमें से हम 2 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 0 आए, जाहिर सी बात 2 में से हम 2 ही माइनस करेंगे तो 0 आएगा ना। तो माइनस करने से यहाँ माइनस आया, साथ में 2 आ गया, और R1। ये हमने R2 - 2R1 ही क्यों लिखा, ये कि कहाँ थी, R2 में थी, R2 लिख लिया। ये क्या है, 1 कहाँ है, R1 में मौजूद है, इसलिए R1 ले लिया। अगर हम इस R2 को, मतलब यहाँ पे जो R1 है, इसे -2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास 0 आएगा ना, इसलिए हमने ये लिखा है। यहाँ क्या है, ये क्या है हमारे पास, R3 लिख लिया। इधर 0 बनाना है तो इस रो के साथ क्या करेंगे कि 0 बने। अगर इधर -3 हो तभी 0 बनेगा ना, तो इसलिए हम इधर लिख देंगे -3R1, यानी कि ये से -3 से मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का आपस में करने से हमारे पास 0 आ जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, R1 में तो कोई चेंज नहीं रहना, वहाँ तो 1 ही रहना है, तो इसे हम वैसे ही लिख लेंगे। 1 -1 2, हमने वैसे ही लिख लिया इसे। ठीक हो गया। चेंज यहाँ लाना, इसे लिखे ज़रा यहाँ पे रफ में 2, आप डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन मैं अभी समझा रही हूँ इसलिए रफ में लिख रही हूँ। 2 -6 5 लिख लिया R2। उसके बाद क्या लिखा, साइन बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं। R1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 को -1 से करेंगे -2, 2 को 2 से करेंगे 4 आ गया। अब माइनस है, मतलब ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, तो क्या करते, तो माइनस आया तो हम क्या करते हैं, इनकी साइन चेंज कर देते। माइनस में था प्लस में कर दिया, प्लस में था माइनस कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया। अब माइनस प्लस, -6 में से 2 माइनस किए -4, 5 में से 4 माइनस किए 1। अब हमारे पास ये क्या बन गया, 0 -4 1, 0 -4 1 हमने लिख दिया। ठीक हो गया। इसलिए हमने इधर -2 लिखा था, क्योंकि अब 1 जो है इसे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे 1 R2 के साथ, तभी 0 बनेगा ना।
अब ये 3 है, इसे 3 कैसे 0 कैसे बनाएंगे? अगर हम इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को माइनस कर दे तो 0 बन जाएगा ना। अब देखिए, अब हमने किस R3 में चेंज लाना, जिस चीज़ में चेंज लाना है वो हम पहले लिखेंगे। R3 है, R3 हमारे पास क्या है? 3 5 4 लिख दी हमने, ये हमने R3 लिख ली। उसके बाद क्या करना है? R1 को 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 इसे 3 बनाना है हमने, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 को -1 से करेंगे -3, 3 को 2 से करेंगे 6। अब दोनों के दरमियान में साइन कौन सा? माइनस के। अगर यहाँ माइनस हम साइन नहीं भी लगाते, हमें नहीं पता कि यहाँ हमने माइनस लगाना है या प्लस, तो इस चीज़ को देख लेना ये कैसे 0 बनेगा। अगर माइनस होगा तभी 0 बनेगा ना, साइन इसका चेंज होगा, इसलिए हम माइनस लगाते हैं। यहाँ माइनस लगाया है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, साइन चेंज किए। प्लस का था माइनस कर दिए, माइनस था प्लस कर दिए, प्लस था माइनस कर दिए, साइन चेंज किए। ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, प्लस ये भी प्लस, 5 + 3 8, 4 में से 6 माइनस किए तो -2, 0 8 -2 -2। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक हो गया। हमने इस पर रो ऑपरेशन कर रहे हैं ना, इसकी रो में चेंजिंग ला रहे हैं, रो को लेके यूज सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसे रो ऑपरेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे तो 0 बन गया। अब दूसरी क्या, मतलब हमने यहाँ 1 बना है, यहाँ भी 1 बनाना है। 6 की मतलब अब यहाँ पे 4 -4 आ गया है। अब -4 को 1 कैसे बनाएंगे? जाहिर सी बात है, -4 जो है उसे डिवाइड कर देंगे -4 पे तो कैंसिल होकर 1 आ ही जाएगा ना। तो ये कौन सी रो है? रो ऑपरेशन करें तो रो देखेंगे कौन सी रो है, किस रो में ये आ रहा है? सेकंड रो में आ रहा है, तो हम सेकंड रो को जो डिवाइड कर देंगे -4 के साथ, R2 डिवाइड बाय -4। बाकी सारा वैसे लिखेंगे, R1 भी वैसे लिख देंगे, R3 भी वैसे लिख, सिर्फ R2 में चेंज लाएंगे जिसमें हमने 1 बनाना है। 1 -1 2 वैसे आ गया। 0 को -4 पे डिवाइड करेंगे 0, -4 को -4 पे डिवाइड किया 1, 1 को -4 पे डिवाइड करेंगे तो 1/-4 आ गया। ये भी वैसे लिख रहे हैं, हमने सिर्फ R2 में चेंज किया तो सिर्फ उसी के चेंज करेंगे, बाकी जो वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ भी 1 बन गया। 1 बनने के बाद क्या करना है? उसके ऊपर और नीचे 0 बनाना है, ऐसे ही करना है ना। तो यहाँ भी 0 बनाना है, यहाँ भी 0 बनाना है। यहाँ हमने अभी यहाँ पहले यहाँ पे देखते हैं, R1 है, हमने R1 लिख दी। R1 को R2 के साथ, यहाँ 1 है ना जहाँ हमने 1 बनाया उसके साथ करते थे, R2 को R1 के साथ क्या करें कि 0 बने? तो जाहिर सी बात दोनों को प्लस करें तभी 0 बनेगा ना। R1 + R2 दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे 0 बनाना है। R3 है, R3 लिख दी। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें? यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों 1 1 ही थे। ठीक हो गया। अब ये 8 है, ये 1 है, इसे 8 बनाना है तो R2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, और दोनों के साइन सेम है, हमें मुख्तलिफ साइन चाहिए तब भी 0 होगा ना, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। ठीक हो गया। R1 में चेंज लाना है अभी हमने, तो R1 लिखेंगे पहले, 1 -1 2, 1 -1 2। ठीक हो गया। उसके बाद R2 लिखनी है 0 1 1/-4। ठीक हो गया। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम प्लस ही करें क्योंकि वैसे भी इसके साइन दोनों पहले से चेंज है। ये कैंसिल होकर 0 हो गया। 1 + 0 1, ये तो 0 हो गया। 2 में से 1/4 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7/4। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया 7/4। अब हम लिखेंगे 1 0 7/4 आ गया। R1 में तो हमने 1 बना, सॉरी R2 में तो हमने 1 बनाया ना, इसमें तो चेंज नहीं ला रहे, ये वैसी आ जाएगी 0 1 -1/4। ठीक हो गया। अब इसमें चेंज ला रहे हैं ना R3 में, R3 लिखेंगे 0 8 2। फिर R2 को 8 से मल्टीप्लाई किया है, 0 1 को 8 से करेंगे 8, इसे 8 से करेंगे तो 4 2 8 आ जाएगा ना, तो -2 आ जाएगा। साइन चेंज करने हैं, ये कैंसिल हो गया, ये पहले से 0 था, ये अब 0 बन गया। 2 प्लस का, ये भी 2 प्लस का, और 2 और 2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 0 0 4। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 0 0 4। अब हमारे पास ये बन गया। ठीक हो गया। यहाँ पे 1 बना रहे थे, यहाँ भी 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 बनाना है। 4 को 1 कैसे बनाएंगे? इसे डिवाइड कर देंगे, R3 में है ना, तो R3 को डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। R3 डिवाइड बाय 4, सिर्फ R3 को डिवाइड करना है, बाकी जो है वो वैसी आ जाएंगी। मतलब 1 0 7/4, 0 1 -1/4, 0 0 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आ गया। ठीक हो गया। अब देखें ज़रा, ये 1 1 बन गए, इसके नीचे जो थी 0 0 बन गए,
इसके नीचे 0 0 सिर्फ बने, अभी ऊपर नहीं बने सारे, ऊपर सिर्फ एक है, ये बनने बाकी हैं। नीचे 0 0 बन गए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास एचिलन फॉर्म बन गई है। रिड्यूस में क्या होगा, अभी हमने इन दोनों को भी 0 बनाना है तो ये रिड्यूस में आ जाएगी। ठीक हो गया। इसको 0 बनाना है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, R1 है, R1 उसे करना किससे है, अब R3 जो है जहाँ पे 1 बनाना उससे करते होते हैं। R जो 1 है वैसा इधर बनना चाहिए ना, तो R1 को R3 को इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7/4 से, 7/4 R3, और दोनों में माइनस, अगर जो यहाँ है वही यहाँ हो तो दोनों को माइनस करें 0 बनेगा ना, इसलिए हमने इससे मल्टीप्लाई किससे कर दिया, यही इसी चीज़ से, वो दरमियान में माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए। पहले तो लिखेंगे जो जहाँ 0 बनाने उसे लिखते होते पहले, R2। ठीक हो गया। इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी चीज़ से, 1/4 से R3 को। इसका साइन पहले से माइनस है तो चेंज करेंगे तो प्लस में आएगा। ठीक हो गया। जो यहाँ साइन है उसको उलट साइन यहाँ लिखना, तो ये इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा। अब क्या लिखिए, R1 में चेंज ला रहे, R1 लिखना है, R1 लिखेंगे 1 0 7/4। ठीक हो गया। उसके बाद R3 को 7/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 7/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसे 7/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/4, इसे 7/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -7/16। दरमियान में माइनस तो इनके साइन चेंज, ये माइनस था ये प्लस बन गया, ये हमारे पास 1 आ गया, ये -7/4 आ गया। 7/4 में से 7/16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21/16। ठीक हो गया। 21/16 आ गया, ये हम लिख देंगे, इधर ही लिख लेते हैं, 1 - 7/4, 1 - 7/4, रुके ज़रा, हम इससे मल्टीप्लाई करें तो मैंने गलती से R2 से मल्टीप्लाई, R3 से करना था ना, इससे मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 7/4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7/4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, मतलब यहाँ तो 1 है, यहाँ ये 0, इसे 7/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/4 ही आएगा। अब साइन चेंज कर दी, ये माइनस में आ गया तो यहाँ भी 0 बन गया। ठीक हो, यहीं तो 0 बनाना था हमने, ये 0 फिर 0। ठीक हो क्या, या मैंने गलती से R2 से मल्टीप्लाई कर दी था, R3 से करना था। अब क्या करना है, R2 लिखनी, इधर लिख लेती हूँ मैं, R2 लिखनी है 0 1 - 1/4, 0 1 - 1/4 लिख ली। उसके बाद R3 को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, R3 ये है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, इसे 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 ही आएगा। साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, दरमियान में प्लस है ना, 0 1, ये दोनों माइनस होकर 0 आ गए। अब क्या आ गया, 0 1 0, और R3 में तो कोई भी चेंज नहीं आना था क्योंकि इसमें 1 बनाया था, तो ये वैसे ही आ जाएगी 0 0 1। ठीक हो गया, ये हमारे पास बन गई रिड्यूस एचिलन फॉर्म। ठीक हो गया। रिड्यूस एचिलन फॉर्म बनाने के बाद अब हमने देखना है ये मैट्रिक्स किस तरह का है, इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है। नॉन ज़ीरो रोज़ मतलब ऐसी रोज़ जिसमें ज़ीरो रोज़ वो होगी जिसमें सारी की सारी रोज़ होगी ज़ीरो होगी। नॉन ज़ीरो रोज़ में कम से कम एक एंट्री तो ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो। ये एंट्री ये रो जो है इसमें सारे ज़ीरो है, नहीं एक वह ज़ीरो नहीं है, इसमें सारे ज़ीरो है, नहीं एक ज़ीरो नहीं है, इसमें सारे ज़ीरो है, नहीं इसमें एक ज़ीरो नहीं है। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारे पास, सॉरी नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी आ गई, 3 1 2 3, तीनों में कोई रोज़ ऐसी हैं जिसमें सारी ज़ीरो नहीं है। तो नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी आ गई, नॉन ज़ीरो रोज़ इक्वल टू 100 रैंक इक्वल टू, ये तो मैट्रिक्स मैंने ले लिया था ना इस तरह का जिसमें हमारी नॉन ज़ीरो रोज़ कोई आनी ही, सॉरी नॉन ज़ीरो रोज़ 2 नहीं 3 है, सॉरी नॉन ज़ीरो रोज़ उतनी थी जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर था। ठीक हो गया। अब मैं आप लोग को ऐसा मैट्रिक्स लेती हूँ जिसमें नॉन ज़ीरो रोज़ जो होगी वो तीनों नॉन ज़ीरो रोज़ नहीं, उसमें कोई एक रो ऐसी होगी जो नॉन ज़ीरो नहीं होगी। ठीक हो गया। अब मैट्रिक्स चेंज करके बताती हूँ इसी रैंक फाइंड करने का। ठीक हो गया। एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन को तो आप लोग को पता चल गया होगा। इस दो जो भी फॉर्म करनी यहाँ तो हमने 1 1 ही बनाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक हो गया। यहाँ 1 1 ही बना लेना है। अगर उसके सिर्फ नीचे 0 बनाएंगे तो एचेलॉन फॉर्म, अगर ऊपर भी 0 बना लेंगे तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। ठीक हो गया। और रैंक क्या होगी, नॉन ज़ीरो रोज़ जो होंगी इसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, तो वो कितनी आएगी, रैंक। ठीक हो गया। अब रैंक वाला एक और सवाल करवाती हूँ आप लोगों को।
अब ये यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स चेंज कर लिया है, इसकी रैंक फाइंड करते हैं। ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास 3/3 का नहीं है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3/4 का, क्योंकि इसमें 4 कॉलम है। अगर आप लोगों ने इसकी रैंक देखनी हो, अगर आप चाहते हैं कि 3/3 की रैंक देनी, इस सारे को सॉल्व करेंगे, लास्ट वाली कॉलम को खत्म कर देना है, 3/3 का बन जाएगा ना, तो 3/3 की रैंक आप लोग देख लीजिएगा। ठीक हो गया, मेथड यही है। इसमें क्या करना होता है, हमने मेन डायगोनल जो होता है वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, मतलब यहाँ हमने 1 1 बनाना है किसी तरह। यहाँ 1 1 बना देंगे, फिर यहाँ 1 1 बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसके नीचे और ऊपर 0 बनाने, वो साथ साथ ही हम बनाते थे। यहाँ 1 बना लिया, उसके नीचे 0 बना लिया, यहाँ 1 बना लिया, उसके ऊपर नीचे 0 बना लिया, यहाँ 1 बना लिया, उसके ऊपर नीचे 0, नीचे तो है नहीं, ऊपर 0 बना लिया। ठीक हो गया, डायगोनल यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ नहीं है, तो बस हमने यहाँ 1 1 बनाना है, इसके अलावा बाकी सारों में 0 ही बनाने हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे 1 पहले से मौजूद है तो इसके नीचे 0 बनाना, क्योंकि ऊपर तो कोई एंट्री नहीं है ना, तो इसके नीचे 0 बनाएंगे। सेम 2 और 3 वैसे जैसे पीछे वाले सवाल में था। इस 2 को 0 कैसे बनाएंगे, पहले तो लिखेंगे ये कौन सी रो में है, वो लिख दिया, R2 में था, R2 लिख दिया। ठीक हो गया, अब जहाँ 1 बनाकर उसके साथ उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना है उसी के साथ करना होता है। यहाँ भी अगर 2 हो R1 में भी, तो दोनों को माइनस करने से 0 बन जाएगा ना। यहाँ भी अगर 2 होगा तो दोनों को माइनस करेंगे 0 बन जाएगा। तो 2 कैसे होगा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए R1 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। ठीक हो गया, ये R3 है, R3 लिख दी। यहाँ पे 3 है, मतलब अगर यहाँ पे भी 3 हो तो दोनों को हम माइनस करेंगे 0 आ जाएगा ना। इसका मतलब R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई R1, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 0 बनेगा। ठीक हो गया, पहली वाली R1 तो वैसे लिख लूँ क्योंकि वहाँ पे 1 बना हुआ है, वो एज इट इज़ ही आएगी, उसमें हमने चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ R2 और R3 में चेंज करना है, इसलिए R1 वैसे ही लिख दी। ठीक हो गया, अब हम ये लिखेंगे, पहले R2 लिखा है, पहले R2 लिखनी, जहाँ जिस जगह पे 0 बनाना होता है पहले उसे लिखते हैं। 2 0 7 -7 लिख दिया। अब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, दरमियान में माइनस है तो इनके साइन चेंज होगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तो 0 हो गया, ये प्लस का 2 ऐसे आ जाएगा, 7 में से 4 माइनस किए 3, -7 + 6, तो ये आ जाएगा -1, 0 2 3 -1, 0 2 3 -1 आ गया। ठीक हो गया, अब क्या दे लिखना है, R3 यहीं पे लिख लेते, R3 3 1 12 -11, 3 1 12 -11, फिर लिखा हुआ है R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसे 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 3, 3 1 3, साथ में माइनस वैसे आ गया, 3 2 6, 3 3 9, दरमियान में माइनस है तो इनके साइन चेंज कर देंगे। ठीक हो गया, ये तो हो गया 0, 1 + 3 4, 12 - 6 -11 + 9, तो हमारे पास आएगा -2। ठीक हो गया, 0 4 6 -2, 0 4 6 -2। ठीक हो गया, बन गया 1, उसके नीचे 0 बन गया। अब क्या हमने बनाना है, यहाँ पे ये चीज़ आती होती है ना डायगोनल की, 1 बनाना है। अब यहाँ 1 बनाना है, 2 1 कैसे बनेगा, ये 2 तरीके से बन सकता है। एक तरीका तो ये कि हम इसे 2 पे डिवाइड कर दें तब भी बन जाएगा। ठीक हो गया, दूसरा अगर हम 2 में इस R2 में R1 को ऐड कर दें, मतलब 2 - 1 कर दें तब भी 1 बन जाता है। जिस तरह से मर्जी आप लोग कर सकते हैं। डिवाइड वाला मेथड मैंने आप लोग को पहले बता दिया है, या फिर आप डिवाइड वाले मेथड से कर लें, ज़्यादा वही यूज़ होगा। R2 डिवाइड बाय 2, इसे 2 पे डिवाइड करें, बाकी सारे वैसे ही आएंगे, R1 भी और R3 भी। 1 -1 2 -3 वैसे आ गया, ये भी नीचे लिख लेते, 0 4 6 -2, ये भी वैसे लिख लिया। इसमें चेंज लाना है, इसे 2 पे डिवाइड करेंगे 0, इसे 2 पे डिवाइड करेंगे 1, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3/2, -1 को 2 पे डिवाइड करेंगे -1/2 आ गया। ठीक हो गया, यहाँ 1 बन गया। अब इसके ऊपर और नीचे 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे बने, डायरेक्ट इन दोनों को बस प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा ना। तो ये क्या है हमारे पास, R1 में चेंज लाना है, R1 + R2। ठीक हो गया, अब यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को माइनस कर दें। पहले लिखेंगे R3, इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 × R2, दोनों को माइनस करना है तो माइनस लिख दिया। ठीक हो गया, R1 + R2, यहीं पे डायरेक्ट ही प्लस कर लेते हैं, 0 + 1 1, -1 + 1 0, 2 + 3/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/2।
इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/-7/2। ठीक हो गया। बाकी ये वैसे ही लिख देना है 0 1, क्योंकि R2 में तो चेंज नहीं ला रहे, वहाँ हमने 1 बनाया है। ठीक हो गया। R3 लिखते हैं। R3 हमारे पास है 0 4 6 -2 लिख ली। फिर उसके बाद R2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जब यहाँ मल्टीप्लाई 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। ठीक हो गया। साइन चेंज कर दिए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये तो 0 ही था, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सारे 0 0 हो गए। तो हम लिख देंगे 0 0 0 0। ठीक हो गया। उसके बाद का क्या होता है, यहाँ 1 बनाने के बाद हम यहाँ पे 1 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, 0 को तो किसी तरह भी हम 1 नहीं बना सकते। 0 के अलावा कुछ और हो तो हम 1 बना देंगे। अब 0 जिस पे मर्जी डिवाइड कर लो, ये तो हमारा 1 नहीं बनेगा ना, किसी सूरत भी 1 नहीं बन सकता। 0 रहेगा, जिसको चाहे जिस पे 0 को चाहे जिस पे मर्जी डिवाइड कर ले वो 0 रहेगा। या इनमें से किसी में से माइनस भी कर लें तब भी इसने 0 ही रहना है, सॉरी 1 नहीं बनना। अगर हम करते हैं इन दोनों को ऐड कर लेते तब 3/2 बन जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड कर लेते तब 9/2 बन जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो -3/2 बन जाएगा, अगर इसमें से माइनस करेंगे -9/2। मतलब ये 0 किसी सूरत भी ये हमारे पास 1 नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना, तो हम इस सवाल को यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखो इसमें नॉन जीरो रोज़ कितनी है, इस रो में तो सारे 0 आ गए, तो ये नॉन जीरो रो में शामिल नहीं है। ये 2 रोज़ है जिसमें जो नॉन जीरो है, क्योंकि इन सारी रोज़, ये रो है इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 नहीं है, सिर्फ इस रो में सारे एलिमेंट्स 0 है, तो ये 0 रो बन गई। ये दोनों नॉन जीरो रोज़। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ इक्वल टू 100 रैंक इक्वल टू। अगर हम यहाँ पे लेते 3/3 का मैट्रिक्स, मतलब ये चीज़ ना लेते तो ये चीज़ नहीं आनी थी, इसी तरह ये नहीं होनी थी, तब भी इसकी रैंक कितनी बननी थी, 2 ही बननी थी। क्यों, नॉन जीरो रोज़ कितनी थी, 2 ही थी। ठीक हो गया। मेथड सेम ही होता है, चाहे मैट्रिक्स जितने का जो ऑर्डर है, चाहे जो मर्जी है, मेथड सेम ही होगा रैंक फाइंड करने का। अब आप लोग को रैंक फाइंड करनी भी आ गई होगी, रिड्यूस एचिलन फॉर्म भी आ गई होगी, और एचिलन फॉर्म भी। एचिलन फॉर्म में हम सिर्फ नीचे नीचे 0 बनाते हैं, यहाँ तो हमने किया ना रिड्यूस एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो हमने 1 बनाया, उसके नीचे भी 0, ऊपर भी 0 बना दिया। ठीक हो गया। लेकिन जब हम एचिलन फॉर्म देखते हैं तो उसमें ऊपर नहीं, सिर्फ नीचे ही 0 बनाते हैं। 1 बनाया, इसके नीचे 0, 1 बनाया, इसके नीचे 0, यहाँ 1 बना देंगे, फिर उधर उसके बाद कहीं भी 0 बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तो बनाने नहीं है 0, वो रिड्यूस में होता है, नीचे कोई एलिमेंट है ही नहीं, फिर हम वहीं पे छोड़ देते होते हैं। ठीक हो गया। एचिलॉन, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म हो गया। अब और कौन सा था टॉपिक, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, हम ये करेंगे टॉपिक। ठीक हो गया। अब हमारे पास है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। इसके लिए हमें रैंक निकालनी आनी चाहिए, जो आप लोग सीख चुके हैं रैंक कैसे निकालते हैं। अब वो कह रहे हैं अगर रैंक ऑफ ए, मतलब जो मैट्रिक्स हमें ए दिया होगा, वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में 2 मैट्रिक्स होंगे, एक ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स होगा। इस तरह से इक्वेशंस, क्योंकि वो आगे मैट्रिक्स आप लोग को बताऊंगी, पहले बस आप लोग ये चीज़ देख लें। रैंक ऑफ ए जो होगी, अगर वो इक्वल होगी रैंक ऑफ ए बी, 2 मैट्रिक्स होंगे, दोनों इकट्ठा कंबाइन करके रैंक निकालेंगे। ए में सिर्फ ए की रैंक निकालेंगे और ए बी में दोनों को कंबाइन करके रैंक निकाली जाती है। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल होंगे नंबर ऑफ अननोन, अननोन मतलब जितने वेरिएबल्स हैं, जिस तरह इसमें देखिए नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, एक्स वाई और जी है इनमें नंबर ऑफ अननोन्स, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स जो है इसमें 3 हैं। वो कह रहे हैं अगर नंबर ऑफ अननोन्स और दोनों की जो रैंक है, रैंक ए की भी और रैंक ए बी, तीनों चीज़ें इक्वल आ जाती हैं, तो सिस्टम जो होगा हमारा, जो ये सिस्टम है, सिस्टम हमारा होगा कंसिस्टेंट, और उसके सॉल्यूशन जो होंगे वो यूनिक होंगे। वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा और उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो हमारे पास जो सॉल्यूशन यूनिक होगा। मतलब अगर एक्स की वैल्यू जो आएगी वो वही होगी, उसके अलावा कोई और एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू सेम वही होगी। लेकिन अगर होता है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी वो तो इक्वल आ जाती है, लेकिन नंबर ऑफ जो अननोन्स है वो इक्वल नहीं आते, मतलब वो ज़्यादा होते हैं। रैंक कम आ जाती है दोनों की, लेकिन जो नंबर ऑफ अननोन्स मतलब वेरिएबल्स है वो ज़्यादा है। तब हमारे पास क्या होगा, सिस्टम तो कंसिस्टेंसी होगा, सिस्टम कंसिस्टेंसी होगा, लेकिन जो सॉल्यूशन होगी वो इनफाइनाइट आ जाएंगे। मतलब जो उसके पास हमारे पास वैल्यूज़ आएगी एक्स और वाई की, वो इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ आएंगी, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकती हैं, फिक्स नहीं होगी, यूनिक नहीं होगी।
मतलब अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी जो है वो जब तक इक्वल रहते हैं तब तक सिस्टम जो है वो हमारे पास कंसिस्टेंस है। लेकिन जहाँ पे आके रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी जो है वो इक्वल नहीं आ रहे, मतलब मुख्तलिफ हो जाती हैं दोनों, तो वो तब उसके बाद फिर नंबर ऑफ अननोन्स हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वहीं पे आके हम कह देते कि जो सिस्टम है वो इनकॉन्सिस्टेंस है, और जब सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंस आ जाएगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कंसिस्टेंस कब होगा? जब हमारे पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों इक्वल आ रही हो तब हमारे पास कंसिस्टेंस होता है। जब दोनों चीज़ें मुख्तलिफ आ गई तब हमारे पास इनकॉन्सिस्टेंस हो जाता है सिस्टम। ठीक हो गया। जब हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स और रैंक वगैरह सब कुछ इक्वल आ जाएगा तब कहेंगे सोल्यूशन यूनिक है। लेकिन जब नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा हो जाए, जबकि रैंक्स जो है वो हमारे पास कम आए, तो हम कहेंगे जो हमारे पास सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट आएंगे। लेकिन जब हमारे पास रैंक और दोनों की रैंक ही इक्वल नहीं, तब हमें सोल्यूशन देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक हो गया। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब इससे हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा? हम देखेंगे एक्स वाई और जी है, इन्हें अरेंज करके लिखेंगे। पहले हमारे पास एक्स हो, बाद में वाई, फिर जी। एक्स वाई जी, यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं तो वाई जी ही होगा, मतलब अरेंज की आगे पीछे ना हो। तो अब यहाँ पे हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1। इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3। इसी तरह हमने नीचे कॉलम वाइज लिखना है। यहाँ पे एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि एक्स है ही नहीं ना। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है? -2। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है? 1। जी का कोफिशिएंट 1, जी का कोफिशिएंट -2, साइन के साथ लिखते हैं। यहाँ पे जी का कोफिशिएंट -1। यहाँ साइन क्यों नहीं, क्योंकि प्लस था, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? वेरिएबल्स। जिस तरतीब से हमने लिखे थे उसी तरह एक्स वाई जी। अब देखें अगर हम इसे मल्टीप्लाई भी करें तो क्या आ जाएगा? एक्स, ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी ना। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, इसको -2 से -2 वाई, इसको जी से करेंगे जी, मतलब एक्स -2 वाई जी वही बनेगा। जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई -2 जी, 3x प्लस वाई 2 जी। जब इससे करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, वाई माइनस जी, वही चीज़ बन रही है ना। इक्वल का साइन लगाएंगे। अब इसे लिखेंगे कॉलम वाइज ही लिखेंगे 1 4 1। इसे हम कहते होते हैं ए, कुछ भी कैसे, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसकी जो हमने ये डेफिनेशन यूज़ की उसमें ए का नाम दिया गया तो हम यहाँ पे ए ही लिख रहे हैं। इस मैट्रिक्स को हम कह देंगे कैपिटल एक्स से, मैट्रिक्स को कैपिटल से डिनोट करवाते हैं, इसे कह देंगे बी। हमने यूज़ किसको करना है? इसको और इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करते हुए करके हमने बताना है कि ये जो है इसके जो सॉल्यूशन जो है वो, मतलब इसके जो आंसर्स है वो क्या आते हैं, मतलब ये हम कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों को यूज़ करके। हम जो रैंक फाइंड करेंगे ना, ए की नहीं फाइंड करेंगे, हम ए बी की फाइंड करेंगे, उसी से ए की रैंक खुद ब खुद आ जाएगी। रैंक के लिए कैसे करें? लिखना है रैंक ऑफ ए बी के लिए हमने इसे कैसे लिखना है? लिखना है 1 3, पहले ए मैट्रिक्स पूरा लिख लेना है, 0 -2 1 1 1 -2 -1। ए मैट्रिक्स पूरा हो गया। अब यहाँ पे डॉट लगा दो या फिर सीधी लाइन भी लगा सकते, जो मर्जी लगा सकते, जिससे सेपरेट किया जाए। 1 4 1। अब यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखते हैं, यानी कि ए और बी को दोनों को ए की मैट्रिक्स में हमने लिख लिया है, और अलग-अलग दिखाने के लिए क्या किया, इसके अंदर हमने लाइन लगा दी, जहाँ से हमें पता चल रहा है कि इतना ए मैट्रिक्स है और इतना बी मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। अब इसकी हम रैंक फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। इस तरह से भी लिखते होते हैं। पहले ये लिखा है ए कोमा बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी से कहते होते हैं। ठीक हो गया। रैंक फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे जो है मेन डायगोनल 1 1 बनाने हैं, उसके अलावा ऊपर और नीचे 0 बनाने। अब आप लोग देखे क्यों, यहाँ 1 1 तो बने हुए हैं, जहाँ 1 1 तो बने लेकिन 0 बनाने तो बाकी है ना। यहाँ 1 पहले से बना हुआ, तो क्या करेंगे? इसके नीचे 0 बनाने हैं हमने। ऊपर तो कोई एंट्री नहीं है ना, तो नीचे 0 बनाने हैं। यहाँ तो 0 बना है, सिर्फ यहाँ पे 0 बनाना है। ये क्या है? R2, हम लिखेंगे R2। ठीक हो गया। बाकियों को देखना, हमने सिर्फ उस चीज़ को देखना है जहाँ पे हमने 0 बनाना है या फिर हमने 1 बनाना है। तो उसके लिए पूरी, उसके साथ जो भी करना पड़ेगा उस पूरी रो को उसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस माइनस करेंगे हम। ठीक हो गया। यहाँ R2 हमने लिख दिया। अब अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 3R1 लिख दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास 0 बन जाएगा ना, इसलिए हमने लिखा R2 - 3R1। पहले R2 लिखा है, यहाँ चेंज नहीं करना क्योंकि यहाँ पहले से 0 बना हुआ है। R2 लिखा है, हम R2 इधर लिखते हैं। R2 क्या है? 3 1 -2, ये भी लिखना। जब हमने सॉल्व करना है पूरी को इकट्ठा सॉल्व करना है। 4। अब R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। दरमियान में माइनस है, इनके साइन चेंज कर देने हैं। ठीक हो गया। ये हो गया 0 1 + 6 7, -2 -3 -5, 4 -3 1। ये हमारे पास बन गई। R1 तो एज इट इज़ आएंगे ना, क्योंकि वहाँ तो 1 बनाया था, कुछ चेंज नहीं किया। 1 - 2
1 1। अब R2 हमारे पास क्या बन गया, चेंज होकर 0 7 -5 1। अब ये R3 जो है उसे लिखेंगे 0 1 -1 1। यहाँ पे उसी तरह लाइन लगाएंगे। ठीक हो गया। अब देखिए, अब पहले यहाँ 1 था लेकिन अब यहाँ 1 नहीं रहा। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ 1 और उसके नीचे 0 बन के, अब हमने कहाँ बनाना है 1, यहाँ पे 1 बनाना है। किसी को प्लस माइनस करने से तो 1 नहीं आता। हाँ, हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम मैट्रिक्स में रो को चेंज कर सकते होते हैं ना, रो को रो के साथ चेंज कर लेना। वो रहने दे, हम सिंपली कर लेते जो पहले मेथड किया है, यानी कि रो को रो से चेंज, इसकी जगह इसे लिख देंगे, इसकी जगह इसे लिख देंगे, रो को चेंज कर लेते होते हैं हम। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास है R2, यहाँ पे 1 बनाना है। कैसे बनेगा, अगर हम इसे 7 पे डिवाइड कर दें तो हम क्या करेंगे, R2 डिवाइड बाय 7। इसे डिवाइड करें कि R2 में तो उस पूरी को ही करना पड़ेगा, सिर्फ उस नंबर को नहीं करते बल्कि उस पूरी रो को करते हैं। अगर हम रो ऑपरेशन से करें, कॉलम ऑपरेशन से भी आप लोग कर सकते, लेकिन फिलहाल आप लोग अभी रो ऑपरेशन देख लें। सिर्फ इसको चेंज करना है तो मतलब ये रो रह जाएगी, बाकी दोनों सेम लिख देंगे। 1 -2 1 1 0 1 -1 1। R1 और R3 लिखती है, R2 में चेंज करती है। इसे 7 पे डिवाइड करेंगे 0, 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे 1, -5 को 7 पे डिवाइड करेंगे -5/7, 1 को 7 पे डिवाइड करेंगे 1/7। यहाँ इस तरह लाइन करके दोनों को लैदा करें, मैट्रिक्स बना दिया। ठीक हो गया, 1 बन गया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ मतलब उसके ऊपर और नीचे 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे 2 हो, ठीक है, पहले तो R2 लिखनी, 1 लिखनी, जहाँ पे 0 बनाना पहले उसे लिख लिया। इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2R2, तो दोनों को प्लस करेंगे तभी 0 बनेगा। इधर 2 आ गया तो फिर दोनों को प्लस किया तो 0 बन जाएगा, इधर प्लस लिख दिया। यहाँ भी 0 कैसे बनेगा, दोनों माइनस होंगे तब 0 बन जाएगा, क्योंकि दोनों 1 1 ही है ना, तो 1 में से 1 को माइनस करने से 0 बनता है, इसलिए किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बस R3 में 0 बनाना है तो R3 को पहले लिखेंगे, R3 -R2। ठीक हो गया। R1 लिखा है, पहले हम लिखेंगे R1, यहाँ पे लिख लेते हैं R1, 1 -2 1 1। ठीक हो गया। R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/7, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/7। दरमियान में प्लस का साइन है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहेगा। ये 0 बन गया, ये 1 0, 1 -10/7 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -3/7। 1 + 2/7 करें तो हमारे पास आ जाएगा 9/7। ठीक हो गया, हमारे पास 1 0 -3/7 9/7 आ गया। 1 0 -3/7 9/7। ठीक हो गया। R2 में तो चेंज नहीं करना क्योंकि वहाँ पे 1 हमने बनाया था, उसे वैसे ही रहने देंगे। 0 1 -5/7 1/7। इसमें चेंज करे थे, क्या किया था, दोनों को बस माइनस किया था ना, इसमें से इसको माइनस किया 0, 1 -1 0, इसमें से इसे माइनस किया तो उसका प्लस का आ जाएगा ना। इधर ये देखें, लिख के बता देती हूँ। R3 लिखा है, पहले R3 लिखेंगे, 0 1 -1 1, इसे वो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई बस वैसे लिख देना है और बाद में साइन चेंज कर देंगे माइनस की वजह से। 0 1 -5/7 1/7, साइन चेंज कर दिए। ये 0, ये भी कैंसिल होकर 0 1 प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। 1 -5/7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2/7, -2/7 आ जाएगा। इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/7। ठीक हो गया। अब इसे हम लिख देंगे -2/7 6/7, लाइन लगा के जैसे लैदा किया। ठीक हो गया। यहाँ पे 1 बनाया, उसके नीचे 0, यहाँ 1 बन गया, उसके ऊपर नीचे 0। यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें 7/-7/2 से, 2 से 2 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बन जाएगा ना, मतलब उसी के उलट से। तो यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे डिवाइड कर दें इसी चीज़ से, मतलब दोनों का एक ही होगा, डिवाइड बाय -2/7। ठीक हो गया। R3 है ना, R3 डिवाइड बाय R1 और R2 तो वैसे ही लिख देंगे हम, 1 0 -3/7 9/7, 2 भी वैसे लिख देनी है, 0 1 -5/7 1/7। इसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिर सी बात 0 ही आएगा, इसे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 2/7 से तो 7 7 कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो -3 रह जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ 1 बन गया। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे तो कोई इंटर नहीं है तो इसके ऊपर 0 बनाना है, इसके ऊपर 0 बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, R2 पे 1 पे 0 बनाने, पहले लिखिए R1। इधर क्या होना चाहिए, 3/7, मतलब इसे 3/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे R3 को,
तो दोनों को फिर अगर यहाँ 3/7 आ जाए तो दोनों को प्लस करें तो 0 बन जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन। यहाँ पे 0 बना रहा है R2 पे, तो R2 लिखा, तो R1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ 5/7, यहाँ भी अगर 5/7 हो, दोनों को प्लस करेंगे तो बन जाएगा ना 0, तो 5/7 लिख दिया। ठीक हो गया। R1 लिखेंगे पहले हम। R1 हमारे पास क्या है, 1 0 माइनस 3/7 9/7। ठीक हो गया। उसके बाद R3 को मल्टीप्लाई किया हुआ 3/7 से, ये तो 0 0 आ गए, इसे 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/7, इसे 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे -9/7 आ जाएगा। दरम्यान में प्लस का साइन है तो साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 1 0 ये कैंसिल होकर 0, इसे जब हम करेंगे ये भी कि 0 हो गया, 9/7 माइनस 9/7 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 0 0 0। अब R2 लिखनी है, 0 1 माइनस 5/7 1/7, R2 लिख दी। उसके बाद R1 को मल्टीप्लाई किससे किया हुआ है, 5/7 से, या R3 को, या R3 थी, गलती से R1 लिखा, ये R3 थी ना, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, इसे करेंगे 5/7, इसे करेंगे 5/7 से 5 3 15 माइनस 15/7, ये कैंसिल हो गया, 0 1 0। 1/7 से 15/7 जब माइनस करें तो हमारे पास आएगा -14/7, तो 7 2 14 -2 रह जाएगा। ठीक हो गया। 0 1 0 -2 0 1 0 -2। ठीक हो गया। थर्ड वाली तो वैसे ही लिख देनी हमने क्योंकि उसमें तो चेंज नहीं लेके 0 0 1 -3, यहाँ लाइन लगानी थी। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई, रिड्यूस एचिलन फॉर्म। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई रैंक किसकी, ए बी की। रैंक ऑफ ए बी क्या आ गई, रैंक ऑफ ए बी इक्वल नॉन जीरो रोज कितनी है, जाहिर सी बात नॉन जीरो रोज इसमें 3 है, कोई भी ऐसी रो नहीं है जो सारी की सारी जीरो। यहाँ सारी जीरो लेकिन एक 1 है, यहाँ भी एक 1 मौजूद है, यहाँ भी एक 1 मौजूद है, सारी जीरो नहीं है। रैंक ऑफ ए बी क्या आ गई 3। अब रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए क्या होगी, ए मैट्रिक्स सिर्फ इतना था ना, ये तो बी था, बी को खत्म करें, ए मैट्रिक्स इतना है। अब यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ ए कितनी है, नॉन जीरो रोज कितनी है 3, तो रैंक ऑफ ए कितनी आएगी 3 हो गई। हमारे पास नंबर ऑफ अननोन कितने थे, एक्स वाई जी 3 थे ना, नंबर ऑफ अननोन 3 थे। तो मतलब इन दोनों चीज़ों से क्या पता चल रहा है कि सॉल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट। और तीनों चीज़ें जब इक्वल हो उससे पता क्या चल रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये सिस्टम कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन यूनिक। कैसे यूनिक होगा, ये देखें पहली एक्स की जगह होती है, दूसरी वाई की और तीसरी जी की होती है ना, ये देखें पहली एक्स की, दूसरी वाई की, तीसरी जी की, और ये बी की जगह होती है, इक्वल ये बी की होती है। एक्स वाई भी 0 जी भी 0, इसका मतलब इक्वल है 0, एक्स की वैल्यू 0 आ गई। एक्स 0 वाई की जगह 1 है तो 1, जी की जगह भी 0 वो भी 0, इक्वल -2। एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0, जी क्या है 1, तो जी आ गया, इक्वल -3। तीनों के यही आंसर है, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं इसके आ सकते। 0 -2 -3 ही इसके आंसर्स आएंगे, इसके अलावा कोई भी इसके आंसर नहीं आएंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या बन गया, हमने रैंक फाइंड भी करनी भी आ गई है, हमें एचिलन और रिड्यूस एचिलन फॉर्म में भी चेंज करना आ गया है, और कंसिस्टेंस और अनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी हमें पता करना आ गया है। अगर देखें ये कंसिस्टेंस हो गया सॉल्यूशन, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास होता यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 बना होता तो इसकी रैंक तो क्या, रैंक ऑफ ए बी क्या आनी थी 3, लेकिन जब इसे ख़त्म करते तो रैंक ऑफ ए क्या आनी थी, ये तो नॉन जीरो बन गई ना, रैंक ऑफ ए क्या आ जानी थी 2। तो जब यही दो चीज़ें मौजूद इक्वल नहीं होनी तो हमने क्या लिख देना, इनकंसिस्टेंट, आगे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी, सोल्यूशन भी इसका नो हो जाना था, एग्जिस्ट नहीं करना था। ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारे पास होता कि यहाँ भी 0 आ जाता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी 0 बन जाता, तो हमारे पास रैंक ऑफ ए बी क्या थी, ये सारी तो 0 की, नॉन जीरो रोज कितनी आ गई 2, रैंक ऑफ ए बी 2 आ जानी थी। जब इसे ख़त्म करना था तब भी रैंक ऑफ ए क्या आनी थी 2 आ जानी थी, और हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने 3, वो ज़्यादा थे। ये दोनों चीज़ें तो 2 2 आके इक्वल हो जानी तो हमने कंसिस्टेंट कह देना था, लेकिन ये चीज़ उससे ज़्यादा हो जानी तो हमने कहना था सोल्यूशन इज़ नॉट यूनिक, मतलब सोल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाने थे। सिस्टम तो कंसिस्टेंट होना था, लेकिन सोल्यूशन हमारे पास यूनिक नहीं होते बल्कि इनफाइनाइट आ जाने थे। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोई दूसरा टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।